सुना पहले यहाँ चैनल पे जो होगा क्या सर कहीं बंद है वहाँ का स्पेस कम है, अभी तो चढ़ा नहीं बंद कर यार। सुनो यहाँ, वास्तव में डाइलेक्ट्रिक कुछ होता नहीं, डाइलेक्ट्रिक जस्ट लाइक एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर से भी करंट कभी प्रवाह नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक से भी कभी करंट का प्रवाह नहीं होता। इंसुलेटर से भी कभी करंट का प्रवाह नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक से भी कभी करंट का प्रवाह नहीं होता। लेकिन इस इंसुलेटर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, कहीं पर मान लो कि प्लस कहीं पर माइनस के कारण कहीं फील्ड बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रख दिया जाएगा तो यह उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस नहीं करेगा, लेकिन यह इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा। इलेक्ट्रिक के अंदर में उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में कुछ अलग तरह का बनावट होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसे कहाँ रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो नहीं रखो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं इसके अंदर के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर, सुना कि नहीं? ये अंतर है खास इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। विद्युत का प्रभाव तो इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अगर रख भी दिया जाए तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स के बनावट है कंस्ट्रक्शन में कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स अपने आप में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, सही कि नहीं? तो यह इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। यह इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करंट ना इससे जाएगा ना इससे। वास्तव में डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर ही है, बस अंतर इस बात का है कि कोई एक इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर के दोनों तरफ एक मेटालिक प्लेट चिपका दिया जाता है। मेटालिक प्लेट चिपका देता है, साट दिया जाता है दोनों तरफ से एकदम मेटालिक प्लेट, एक चदरा एकदम। वास्तव में है डायरेक्टिव इंसुलेटर, लेकिन ऊपर से फॉयल पतला सा परत इधर से और साट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। उससे करंट पास होगा, लेकिन तो फील्ड में रखो तो ऊपर जो मेटालिक सरफेस है प्रभाव को दिखाएगा, समझे कि नहीं? बात हम समझो कैसे बनाया गया डाइलेक्ट्रिक। हम लोग अभी बात करेंगे कि एक कंडेंसर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक डाला गया। वास्तव में साला कंडेंसर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं गया, डाइलेक्ट्रिक के दोनों तरफ मेटालिक प्लेट को चिपका दिया। बस में है कि नहीं? वास्तव में इस कंडक्टर के इस कंडेंसर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं गया, जबकि एक डाइलेक्ट्रिक के ऊपर दोनों तरफ कंडक्टर को चिपका दिया। बस में है कि नहीं? ऐसे बना कैपे कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक। फिर बात का बात है डालना और नहीं डालने वाला। पहले बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक है क्या। तो लिखा हुआ कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, है कि नहीं? लूजली अटैच नहीं होते। अगर लूजली अटैच होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और करंट का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर इन विच इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। निकलना नो एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक बट इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है लिखना वेयर इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक एक विद्युत रोधी पदार्थ हैं जिनके अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इससे विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करता है। समझा कि नहीं? यह डाइलेक्ट्रिक का मतलब। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं। एक वैसे डाइलेक्ट्रिक जिनके अंदर के मॉलिक्यूल खुद एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके अंदर के मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। डाइलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते, मॉलिक्यूल डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। एक वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल्स डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, डायरेक्टली डायपोल की तरह बिहेव नहीं, मॉलिक्यूल्स डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। और एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल्स डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते। इसमें प्लस माइनस आपस में कॉन्साइड होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप, अलग अलग सेपरेट नहीं होते। इस कारण से इसके मॉलिक्यूल डायपोल की तरह बिहेवियर नहीं रख पाते।
है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। कौन? पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसको बोलते हैं किधर भाई कि नहीं? पोलर डाइलेक्ट्रिक और की बारे में कुछ कर कुछ तो कहो नहीं, पकड़ा नहीं जरूर नहीं। पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है? नॉन पोलर। तो ये लिखा हुआ है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक वे डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, और नॉन पोलर वे कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूल नॉन पोलर। तो इसका हर एक मॉलिक्यूल को डायपोल है कि नहीं? तो हर एक मॉलिक्यूल एक डायपोल है, तो हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा कि नहीं? डायपोल मोमेंट बराबर क्यू इंटू डी। क्यू इंटू और डायरेक्शन माइनस से। इस तरह से हर एक डायपोल का अपना एक डायपोल मोमेंट होगा जिसका डायरेक्शन माइनस से, और इसमें अनंत डाई मतलब मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? और हर एक मॉलिक्यूल डायपोल की तरह काम, सबका डायरेक्शन, सबको जोड़ेंगे तो नेट आंसर, तो नेट डायपोल मोमेंट का मान। हाँ, नेट डायपोल मोमेंट बराबर 0। ये पोलर हो करके भी क्या है? नॉन पोलर है कि नहीं? मॉलिक्यूल पोलर है, डाइलेक्ट्रिक क्या है? नॉन पोलर। पोलर वाला जिसका बेकार है काम, तो नॉन पोलर है ये तो मॉलिक्यूल ही क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक भी क्या हुआ? इसके मॉलिक्यूल क्या है? लेकिन मिला जुला देखो तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? नॉन पोलर है कि नहीं? मतलब डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर, दोनों है नॉन पोलर। मॉलिक्यूल के आधार पर हम नाम देते हैं पोलर और, लेकिन पूरे डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर देखो तो क्या है? नॉन पोलर। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करवा दिया जाए और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाए, तब पोलर को रखो चाहे सब अपने आप को इस ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? सब पोलर रहे चाहे, इसका मतलब पोलर भी पोलर और नॉन पोलर भी पोलर, मतलब सब खेला किसका? डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सब नॉन। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से वास्तव में ये कहानी कैसे हुआ आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कैपेसिटर ही था, आपके पास क्या था? एक कैपेसिटर है और ये -q चार्ज। आपके पास 2 मेटालिक प्लेट थे, आपने उसको बैटरी से जोड़ करके रखा था, और ये कंडेंसर क्या था? चार्ज प्लस q और जिसके चलते अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए आप कंडेंसर लीजिएगा, नहीं तो इन्फिनिटली सीट लीजिएगा, नहीं तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लीजिएगा तो 2k लैम्डा बाई डी, इसका मान आगे पीछे हुआ, इंटेंसिटी का मान चेंज। गोला के बाद इंटेंसिटी रखी q बाई r स्क्वायर, r का मान चेंज, इंटेंसिटी का मान चेंज। इससे अगर आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखना है तो किसी मेटालिक मतलब ये जो है सीट के बगल में रखिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई तो दूरी से कोई लेना देना, और यहाँ भी रख सकते हैं जहाँ पर आंसर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन और दूसरी सीट काम कर रहा है एक साथ। तो जहाँ जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जरूरत होता है वहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं? कंडेंसर का। तो कंडेंसर के अंदर में फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म, सिग्मा बाई एप्सिलॉन कांस्टेंट इंटेंसिटी। सही है? तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको लगा रखा? डाई इलेक्ट्रिक। तो सब इसे एडजस्ट हो गया कि नहीं? सब इसे एडजस्ट हो गया, -q + q और बीच का दूरी d। सही कि नहीं? -q + q बीच का दूरी एडजस्ट हो गया, तो सब बन गया अब पोलर। सही कि नहीं? अब हम क्या किए कि यहाँ से वोल्टेज को और बढ़ाना शुरू कर दिए, तो इंटेंसिटी और बढ़ेगा। भी भाई बताएं कि नहीं? तो बात क्या बात है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वास्तव में वोल्टेज और बढ़ेगा तो चार्ज और ज्यादा आएगा, चार्ज और ज्यादा आएगा, सिग्मा का मान और ज्यादा आएगा, है कि नहीं? सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई इंटेंसिटी का मान भी और बढ़ेगा। या तो ऐसे समझो कि इंटेंसिटी बराबर v बाई डी, इंटेंसिटी बराबर v बाई डी। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो इंटेंसिटी का मान भी बढ़ेगा, जब इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा तो इसके मॉलिक्यूल पर फोर्स और बढ़ेगा।
है कि नहीं? ये मॉलिक्यूलर फोर्स, वोल्टेज और बढ़ाओ तो फोर्स, डेंसिटी का मान और बढ़ाओ। एक समय एक ऐसा फील्ड आएगा जिसमें सब के सब मॉलिक्यूल टूट जाएगा, सब माइनस इधर सट जाएगा और सब प्लस, तो नया कहानी ऐसा बनेगा। तो पहला प्लस है और ये माइनस, और ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक, जिसके इधर में क्या आ गया, अब इधर क्या आ गया, सब प्लस। यहाँ चार्ज था Q, यहाँ चार्ज था 3 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पर इंटेंसिटी इतना हो चुका है ताकि V बाई T। उस समय का बात है जब मॉलिक्यूल आपस में एकदम ब्रेक हो गए, सही कि नहीं? इस E को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक इतना ही क्षमता था बर्दाश्त करने का, इसी पर टूटा है वो। इसी फील्ड पर क्या हुआ, वो टूटा, हर एक मॉलिक्यूल टूट गए, समझ कि नहीं? इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। सवाल में अंतर समझिएगा, लिखने आता है कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, दोनों अलग अलग बात। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब इंटेंसिटी, उस समय का है जिस समय टूटा था, और उस समय से वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ कि नहीं? नाम ऐसे काम तो वही वोल्टेज है, वही इंटेंसिटी है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं इंटेंसिटी का मान बढ़ा, एक समय ऐसा इंटेंसिटी का मान आया कि मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सब ब्रेक हो गए। तो जिस इंटेंसिटी पर ये ब्रेक हुआ उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ऐसे ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो समझ लो कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बराबर ब्रेक डाउन वोल्टेज बटा डी, भले कि नहीं? V बराबर ED लिखो, E बराबर V बाई D लिखो, बात सब खाली इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। हम यह जानना चाहते हैं जो माइनस Q और प्लस Q चार्ज, इसका वैल्यू क्या है। इसका नाम हमने दिया है QP। QP मतलब पोलरिटेड चार्ज, QP मतलब पोलरिटेड चार्ज। डायपोल के पोलराइजेशन के कारण ही चार्ज आ रहा है ना, ये नया चार्ज पैदा हुआ बगल में, एक माइनस QP और एक। हम ये जानना चाहते हैं QP का मान क्या है, पोलरिटेड चार्ज। इसका बोलेंगे हम लोग पोलरिटेड चार्ज, पोलरिटेड चार्ज। और इस बैटरी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K माने एप्सिलॉन नॉट, K माने K मत समझना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माने एप्सिलॉन R के बदले K लिखे। रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का जो इसमें डाला गया है ना। तो समझिए यहाँ पर जरा कि इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान सुनना। तो इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बने Q बाई एप्सिलॉन। ये उस समय का बात है जब ये प्लस Q चार्ज था और सही कि नहीं? यहाँ पर इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं? अब इसके अंदर में क्या डाल दिया गया, एक डाई इलेक्ट्रिक, और उस समय का हम बात करने जा रहे हैं जब इलेक्ट्रिक टूट चुका है, इलेक्ट्रिक टूट चुका है। यहाँ माइनस QP और यहाँ एक प्लस Q और यहाँ तो अंदर में दो फील्ड है। इस कहानी में दो फील्ड है, एक फील्ड इधर है और एक फील्ड इधर है। एक फील्ड है Q बाई, आई फील्ड है QP बाई A, ठीक है? ये फील्ड है Q बाई, की सूरत है ये Q बाई एप्सिलॉन। पहले बार अब यहाँ QP बाई जो उसके अपोजिट है कि उसके सेम, इसका मतलब अब के हिसाब से नेट हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट QP बाई, है कि नहीं? मेन इंटेंसिटी का मान अभी इतना होना चाहिए था Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस QP बाई। लेकिन अगर डायरेक्ट देखा जाए कि यहाँ पर हवा था तो यहाँ लिखा था कितना, एप्सिलॉन नॉट, है ना? अगर यहाँ हम डाल दें मीडियम 2 तो यहाँ क्या लिखाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 में डालेंगे तो यहाँ डालेंगे कितना वाला, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए इसका आंसर Q बाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि यहाँ हवा है तो यहाँ हवा वाला गुना 1, इसमें डालेंगे नेगेटिव परमिटिविटी 3, यहाँ डालेगा 3, सही है? यहाँ डाले हैं हम K, यहाँ लिखाना चाहिए बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट QP बाई एप्सिलॉन नॉट, सही ना? तो QP बराबर Q बटा कितना, Q बटा K
नहीं, Q माइनस क्यू बाई, सही है, Q माइनस क्यू बाई, फॉर्मूला QP बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 बाई। अब खुद ही समझिए यहाँ, अगर इसके बीच में डायरेक्ट्रिक नहीं डाल के हम मेटल डाल देते, क्या डाल देते, कंडक्टर, यहाँ पर क्या का मान अनंत होता, 1/अनंत का मान 1 माइनस 0 बराबर Q। इसलिए हम लोग कहते थे कि जब किसी कंडक्टर को बगल में रखेगा ना, ऑटोमेटिक इक्वल और अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। दिखाते थे हम लोग जब चार्ज बार्टमोला कहानी होता था कि यहाँ पर है मतलब कि +4Q, कहते +2Q और यहाँ 2Q है ना, और फिर यहाँ -2Q, फिर यहाँ +2Q, फिर यहाँ -2Q, ऑटोमेटिक चार्ज इंड्यूस हो जाना है। अभी साबित हुआ कि नहीं, K का मान अगर कितना होता अनंत, तो QP का मान कितना था Q, इसका मतलब यहाँ +Q के बजाय यहाँ आता माइनस, और माइनस के बगल में तब फील्ड नेट फील्ड का मान 0। तो मेटल के केस में खाली नेट फील्ड अंदर में 0 होते हैं, मेटल के अलावा अगर दूसरा डायरेक्ट्रिक है तो इंटेंसिटी का मान 0 नहीं होता, समझ गए। इंटेंसिटी का मान तो अलग होगा, फिर सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट ई होगा मेन, ठीक है, ये होगा इंटेंसिटी। लेकिन अगर यही रहेगा डाई इलेक्ट्रिक तो QP का मान Q हो जाएगा, नहीं मैंने मेटल रहेगा तो QP का मान तो करके कितना आएगा 0। इसे कहते हैं कि धातु के अंदर में CT का मान 0 बस में है कि नहीं। और सुने यहाँ से, तो यहाँ पर कितना डायपोल मोमेंट पैदा हो रहा था, बोले QD, एओ का बोलो, एओ का QD कितना, मान लो ऐसे ऐसे हमारे पास N मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल, तो नेट डायपोल मोमेंट बोलो QD इंटू N, तो किसका डायरेक्शन तो इधर है, माइनस से प्लस Q, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से, तो N गुने Q इंटू बराबर लिख सकते हैं Q इंटू D में, मतलब यहाँ D था, दूसरा D है, D मतलब R लिखो या L कर लें, क्या कर लें, L हाँ, नहीं तो ना हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा बड़ा D, यहाँ मान लो छोटा D, यहाँ पर मान लो छोटा D, यहाँ मान लो बड़ा D मानो, छोटा D कुछ 24 अंक नहीं है, हटा दे यहाँ देख, मान यहाँ दूरी कितना है L, तो Q इंटू L, Q नेट डायपोल बराबर लिख सकते हैं QP इंटू D। इसका प्रभाव सेम होना चाहिए, यही सिस्टम टूट के नहीं हुआ, तो N मॉलिक्यूल्स मिल करके जितना डायपोल मोमेंट पैदा करेंगे उतना निकाले कर रहे हैं कि नहीं, तो एक तरह से भी डायपोल मोमेंट और भी डायपोल मोमेंट है कि नहीं, QP इंटू और ये भी QP इंटू D का वैल्यू N इंटू Q इंटू L बराबर QP इंटू D, समझ में कि नहीं। N मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट बराबर उसका मेन डायपोल मोमेंट। अब तुम मान लो पूरा Q चार्ज यहाँ, पूरा Q चार्ज यहाँ है, बीच का दूरी D, ये तो डायपोल है वो, तो वो जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट कितना है QP इंटू D, कितना वॉल्यूम में है, एरिया इंटू, पहले हम निकाल देते हाफ CV स्क्वायर, कितना वॉल्यूम में, हाफ CV स्क्वायर कितना वॉल्यूम में, आधा वाले हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, नहीं तो नेट डायपोल मोमेंट निकल गया पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डायपोल मोमेंट बराबर सिग्मा P बराबर, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, वेक्टर की स्केल है वेक्टर, मत माना कि सीमा नंबर चार्ज बाई एरिया, ऐसे डिफाइन नहीं है ये डिफाइन कैसे है, नेट डायपोल मोमेंट बटा पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डायपोल मोमेंट बटा डायपोल मोमेंट वेक्टर की स्केल है वॉल्यूम, वेक्टर स्केल बराबर, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ये क्या कहलाएगा वेक्टर, सही ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं, डायलेक्ट्रिक पेज नंबर 66 खत्म, 67 खत्म, 68 भी खत्म, तो लिखा हुआ है। उसके बाद 69 खत्म हुआ कि नहीं, 69 में थोड़ा पढ़ना है, नीचे वाला पढ़ना पड़ेगा ना। सुनो पहले लिखा है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए तो पहले कौन ब्रेक होगा,
ये कर है ना। सुनो पहले तो पहला वाला में कितना है दूरी d, अगला फेरवा में दोनों में सेम लेटर डाला गया है। अब बताओ किसको फील्ड ज्यादा मिलेगा, पहला वाला को v/d, उसके बाद v/2d, फील्ड कितना ज्यादा मिलेगा, पहला का ना v/d, इसको v/2d, फील्ड ज्यादा मिलेगा उसको ज्यादा लगेगा। तो पहले कौन टूटेगा, क्या दोनों का ब्रेक डाउन वोल्टेज सेम है, गलत, लिखा लेना, दोनों का ब्रेक डाउन वोल्टेज सेम नहीं है, एक में ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा तब जाके उतना इंटेंसिटी आएगा जितना में टूटेगा, क्योंकि दूरी 2d है। ऐरा में कमी वोल्टेज में माने उगला इंटेंसिटी आ जाएगा जितना में उसको टूटना चाहिए। तो बोले पहला वाला में मैंने कहा कि क्या दोनों में मैंने जैसे कि मान लिया पहला वाला माने टूट रहा 10 वोल्ट पर, तो दूसरा नहीं टूटेगा 10 वोल्ट, क्योंकि पहला वाला 10 वोल्ट में देगा वोल्टेज 10/d, आई देगा 10 वोल्ट में 10/2, इसको 20 वोल्ट पर जाना पड़ेगा तब आएगा 10/d। सही गले? तो इसका मतलब है कि दोनों का ब्रेक डाउन वोल्टेज सेम है, क्या कहना गलत है। किसका ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्यादा है, दूसरा का है कि पहला टूट रहा है 10 वोल्ट पर, तो टूट रहा है 20 वोल्ट पर, दूरी ज्यादा होने के कारण। डायरेक्ट्रिक एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, हाँ लेकिन दोनों का डायरेक्ट्रिक एक्सचेंज का मान सेम है, दोनों का डायरेक्ट्रिक एक्सचेंज का मान सेम है कि नहीं। ई टूटेगा 10/d में, तो टूटेगा 10/da में, 10/da में टूटेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पर चाहिए 20 वोल्ट, क्योंकि डी है यहाँ, क्या करना पड़ेगा 20, तब आएगा 10/d। तो डायरेक्ट्रिक एक्सचेंज दोनों का तो मटेरियल का गुण है, उसको नहीं मतलब कितना वोल्ट के बैटरी जोड़ा गया चाहे नहीं जोड़ा गया। तो ये लिखा डायरेक्ट्रिक एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज वेल एज शेप एंड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक बटा ब्रेक डाउन। तो पता चला किसका ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान मैंने ई दूरी ज्यादा है तो ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान भी क्या होगा, बोलोगे ना। डिस्टेंस क्या लिखा है, समानुपाती 1 बटा ब्रेक डाउन वोल्टेज, माने कि ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान अगर क्या हो ज्यादा तो डिस्टेंस क्या होगा, गलती नहीं, डिस्टेंस समानुपाती ऊपर में क्या लिखा है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुना डी, तो सही है ना, भी बराबर डी, भी बराबर तो सही है। नीचे लिखा है कि डिस्टेंस समानुपाती 1 बटा ब्रेक डाउन वोल्टेज, डिस्टेंस मतलब हो गया दो ही प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी, अब ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्यादा होगा, एक बड़ा लिख लेना, 1 बटा ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्यादा, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस समानुपाती 1 बटा ब्रेक डाउन वोल्टेज, लिखा है जिसका डिस्टेंस कम होगा वह जल्दी टूटेगा और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वह देर से ब्रेक, बात तो सही है, तो ये गलत है कि नहीं, आपको सब क्लियर नहीं लिखा पता चल रहा है कि डिस्टेंस समानुपाती 1 बटा ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको काटो ऐसे लिखो कि ब्रेक डाउन वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, उल्टा करो उखाड़ दो उसको, नीचे लिखो ब्रेक डाउन वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ब्रेक डाउन वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा अगर प्लेटों के बीच तो ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान ज्यादा देना पड़ेगा। आई डिस्टेंस कहने का मतलब समझ आ रहा है ना, दोनों प्लेटों के बीच की, हाँ ये बात वहाँ लिख देना नहीं आए, हाँ सही तो लिखा है, डिस्टेंस कम होगा तो कम ही वोल्टेज में टूट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम रहेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा मिल जाएगी, कमी में ज्यादा इंटेंसिटी मिल जाएगी, और डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो खूब ज्यादा वोल्टेज देंगे तब जाकर इंटेंसिटी मेंटेन करेगी। बाकी तो पढ़ा हुई है क्या, पेज पूरा क्लियर हुआ नहीं, 70 और 71 क्लियर।
अब आइए कहाँ से 72 कहता क्लियर हुआ कि नहीं? सुन रहे हैं C बराबर है एप्सिलॉन नॉट बटा हवा रहेगा बीच में था अभी जब हम डाल दिए डाई C बराबर है एप्सिलॉन नॉट ये भाई सही कि नहीं? ये समझाया गया के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अभी कौची कर लो नंबर चोरा लिफाफा कई नंबर 72 हाँ हाँ क्या लिखा है? इन दिया लिटी हाँ मैं बताया था ना वास्तव में डायरेक्टरी बीच में डाला जाता नहीं है डायरेक्टरी के दोनों तरफ प्लेट को चिपका दिया वही लिखा लगा वो लिखा लगा कि 6 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। ध्यान सुनो और एक 3 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 वोल्ट और ये दोनों क्या लगाया गया है सीरीज में सीरीज में है ना तो लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम क्या होगा। ध्यान सुनने की कौन नहीं पता चल रहा है एक कितना का है 6 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है और एक 3 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है। ये कितना वोल्ट खा रहा है और ये 4 वोल्ट। ध्यान सुनो ये मतलब कि अगर हम बोल दें कि यहाँ पर कितना 6 और 3 में कितना होंगे नहीं 2 3 में कितना हुआ 2 6 3 का 2 हो गया ये तो हो गया 2 हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा और बाकी बचा कितना चार्ज तो 10 4 14 हाँ गड़बड़ 12 6 कितना हुआ 4 12 6 4 और 4 4 2 तो सही है। बाकी बच गया है तो किसका निकालने का 8 और 12 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अच्छा दूसरा वाला सवाल में देखो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट है फिर 4 वोल्ट फिर 2 वोल्ट। सवाल नंबर 2 में ब्रेकडाउन वोल्ट 8 वोल्ट 4 वोल्ट 4 दूनी 8। ध्यान सुनो बोमा ब्रेकडाउन वोल्टेज पहला कितना है 10 वोल्ट और कितना 4 वोल्ट नहीं इसका 6 माइक्रोफैराड ना कितना है मतलब कि 10 6 60 माइक्रो कूलम इस पर चार्ज जब जाएगा तो ये टूटेगा। मेरा बात है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है और 6 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है तो कितना 60 माइक्रो कूलम चार्ज पर ही क्या होगा टूटेगा। सही है और जिसका ये है 4 तिया 12 माइक्रो कूलम पर ही क्या होगा इसका मतलब पक्का है कि पहले टूट जाएगा जी सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले 12 मिलते थे ना 60 मिलता है तो 12 मिलने से तो टूट जाएगा जी सर। सही कि नहीं 12 मिलने से क्या हो जाएगा टूट जाएगा किधर हुआ कि नहीं तो मैक्सिमम 12 माइक्रो कूलम चार्ज बर्दाश्त कर सकता है ब्रेक हो जाएगा। और 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2
पूरे सिस्टम का निकालना है ना, पूरे सिस्टम का निकालना हमें ब्रेक डाउन वोल्टेज लिखा लिखे नहीं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम, पूरा सिस्टम का निकाल के बताए कि ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान क्या होगा। तो समझ लो कि पूरा सिस्टम ये हो गया ना अभी, तो 6 दिन कितना हो गया, 2 माइक्रो फैराड और मैक्सिमम चार्ज कितना लेने वाला है 12। मैक्सिमम चार्ज कितना लेने वाला है 12, उससे ज्यादा नहीं लेगा सप्लाई, टूट जाएगा खड़ी हो सही करे, क्योंकि ये 12 ही बर्दाश्त करे, 12 माइक्रो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करे, पहले टूट चुका होगा। तो इस सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना हो गया, मेन चार्ज कितना हो गया हम लोग का 12 और 6 और 3 का 2, तो 12 बटा 6 सही ना, 6 वोल्ट में कहानी खत्म, टूट जाएगा। पहले कौन टूटेगा 3 माइक्रो फैराड, कितना वोल्ट में 6 वोल्ट, कितना वोल्ट में 6 वोल्ट, सुना रहा है कि नहीं, 6 वोल्ट में टूट जाएगा। अगर उसे निकालो 8 4 और 2, तो सबसे कम 4 दूनी 8, किनारे वाला 4 दूनी, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 4 तो समय सेम जाएगा, तो जिस समय 8 माइक्रो कूलम बहना शुरू हुआ वह किनारे वाला जाएगा, सही कि नहीं। तो कितना हो गया वो 8 माइक्रो कूलम चार्ज मैक्सिमम बर्दाश्त करेगा, और निकालो इक्विवेलेंट 12 चौका 4 4 4 का 2, 8 बटे 2 बराबर 4, नीचे लगा फिगर देखो, पहले ऊपर में 6 12 और 4, 6 4 और 4, सबसे कम आएगा 4 चौका 16, फिर 12 तो 4 और 4 4 2, 16 बटे 2 बराबर 8, ऊपर का आंसर कितना आया 8, और नीचे देखो 6 3 18 और 3 दूनी 6, मतलब 6 वाला और 6 3 का 2, तो 6 बटा 2 बराबर 3, मैंने ऊपर वाला टूटेगा 8 वोल्ट में, नीचे वाला आंसर बराबर क्या वोल्ट 3 वोल्ट, आंसर बराबर 3 वोल्ट, हाँ क्योंकि पहले 3 वोल्ट ना और फिर कितना 8 वोल्ट, तो ऊपर ऐसे देखा जाए ऊपर वाला का तो 8, नीचे वाला का 3, अगर पूरा सिस्टम का देखा जाए तो 3, क्लियर हो गया। ये जो समझाया गया है तरीका, इसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा लंबा से भी करवा सकते हैं, छोटा से भी, लंबा से भी कराया हुआ है और छोटा से, दोनों बात हम करके दिखा रहे हैं। देखिए हमारे खत्म हो जाएगा पेज नंबर 75 का खत्म कर देते हैं, ध्यान सुनना आप। देखिए पहले शॉर्ट वाला, एक डाइलेक्ट्रिक है कैपेसिटर कंडेंसर है जिसके बीच में हम एगो टी मोटाई का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, जो कि पूरा दूरी कितना था डी। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ 3 कंडेंसर बन गया, C1 C2 और तीनों सीरीज है कि नहीं, एक ही और एक ही, सही है कि नहीं। मान यहाँ 3 कंडेंसर बन गया, 1 2 3, ये वाला खाली वाला, ये भरा वाला, ये खाली, C1 C2 C3। अच्छा ये बताओ कि C1 और C2 और C3 के पोजीशन को चेंज करने से कोई अंतर आएगा आंसर में? आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो C1 C2 को एक तरह कर लेते हैं और C2 को अलग, सही ना। तो फिर कुछ ऐसा बन गया, सही कि नहीं हो गया, आई डी माइनस सही कि नहीं, हो गया डी माइनस आई, यहाँ हवा है, इसका आंसर बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी, इसका आंसर बराबर आंसर बराबर इतना गुने इतना बटे इतना जोड़ इतना, सही कि नहीं। तो ए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी माइनस टी इंटू टी, नीचे में एल्सियम टी इंटू डी माइनस टी, ऊपर में टी प्लस के इंटू डी माइनस टी, तो ए एप्सिलॉन के बटा के इंटू डी माइनस टी प्लस टी, ऊपर नीचे के से भागा देने पर
आएगा आंसर बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस सी के। ठीक है, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। याद रहे इसका फॉर्मूला ही रट्टा मार लेना ना, बहुत सवाल बनेगा इससे। एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस के। टी मोटाई का एक डाला गया है, कितना गैप में? पूरा गैप डी है, जिसमें टी मोटाई का हम क्या डालते हैं? डाइलेक्ट्रिक। तो कैसा आंसर आएगा? एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस डी बाई के। सही ना? दूसरा तरीका, यहाँ दूरी कितना है? टी, अब पूरा दूरी डी, यहाँ के है कि नहीं? सबसे पहले जब हम कैपेसिटेंस निकालते थे, आपको याद है, तो सबसे पहले हम निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर डी। जब पढ़ा गया पैरेलल प्लेट कैपे, सबसे पहले हम क्या निकाले? V बराबर, यहाँ पर लिखो V बराबर, यहाँ होगा V बराबर E जो E है D माइनस टी में है, और E जो E है टी में E बाई के, क्योंकि टी बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कहाँ होता है? नीचे, यहाँ के लगे। इसमें इंटेंसिटी बाई के है, यहाँ इंटेंसिटी E है। जहाँ जहाँ हवा है वहाँ इंटेंसिटी E है, और जहाँ जहाँ मतलब डेल्टी भरा हुआ है वहाँ E बाई के है। तो E बाई के कितना दूरी में है? T, और E कितना दूरी में है? E व मेन इंटेंसिटी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू डी माइनस सी प्लस टी बाई के। आई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे V बराबर C, और C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा D माइनस सी सही है? तो आंसर याद करना है। क्लियर? एकदम एक सवाल अब बड़ी आता है, सवाल क्लियर खूब आता है सवाल। अब अगर हम लोग एक के बजाय कितना डाल दें? 2, टेंशन नहीं किसी को। एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बटा K1 प्लस T2 क्या को डाला गया इसमें? एगो T1 का K1 वाला, एगो T2 का K2 वाला, 2 को डाला गया। आंसर आ गया। 3 को डालेगा तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3। सही है? n तक लिख सकते हैं आप, लिखाओ उसमें। एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी 1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 है। लिखा कि नहीं? अगला सवाल क्या है? कितना वोल्ट किसमें जाएगा? नहीं रेजिस्टेंस से बांटे चार्ज, रेजिस्टेंस में करंट बांटे थे ना, क्या बांट रहे हैं? वोल्टेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज। तो बंटवारा किसका होगा? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंटवारा होगा चार्ज। क्या पन्ना हो बच्चों? 18 पन्ना लिया, 18 पन्ना में पेज की पन्ना, पेज क्या हो? 7 पन्ना। देख रहे, मान लिया यहाँ से जा रहा 88 एम्पियर करंट, क्या ना 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 88 एम्पियर करंट का करना है, बांटना है। तो वोल्टेज सब में सेम, करंट बटेगा, करंट तो 88 बटेगा। कैसे कैसे? 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 4 अनुपात 8 है, ऐसे बढ़ता है। तो फिर 8 से लघुत्तम गुना कर रहे 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 4 2 6 1 88 बटा 7 गुने 88 बटा 7 गुने 88 बटा 7 गुने 1। ऐसे हो गई। अगर यही कहानी रहता सीरीज कॉम्बिनेशन में कि 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, और यहाँ पर मान लिया जाए कि 30 वोल्ट का बैटरी है,
तो बांटो कि 30 वोल्ट कितना कितना खाएगा। तो 30 को डायरेक्ट बांट के 2 4 वाट है कि नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं। आई बराबर V बटे आई कांस्टेंट वन भी समानुपाती है। इसमें होता है वोल्टेज कांस्टेंट, V बराबर आई आर कांस्टेंट आई समानुपाती है। करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में होगा और वोल्टेज का बंटवारा रेजिस्टेंस के डायरेक्टिव पोजीशन में। तो 4 4 12 14 30 बटे गुने 30 बटे 14 गुने 30 बटे 14 गुने इतना वोल्ट सब खाएगा। एक कहानी वाले रेसिस। अब आया कैपेसिटर 12 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड और क्या माइक्रोफेराड सब सीरीज में है। तो चार्ज सब में सेम जाएगा। और Q बराबर क्या होता है, मैंने वोल्टेज समानुपाती 1 बटा सी का वोल्टेज समानुपाती 1 बटा मैंने सी का मान ज्यादा तो वोल्टेज ओ मैंने बटेगा 1 बटे 12 अनुपात 1 बटा 6 अनुपात क्या वोल्ट बटेगा 10 वोल्ट, क्योंकि दोनों का अंतर 10 वोल्ट, दोनों का अंतर 10 वोल्ट। 0 लिखा है। अब बोल बांटा 12 6 4 कितना लोग 12 1 2 3 5 1 10 बटा 6 गुने 1 10 बटा 6 गुने 2 10 बटा 6 गुने 3 सर कितना करते हैं 20 बटे 12 मैंने 10 बटे 6 20 बटे 6 और 30 बटे 6 30 बटे 6 20 बटे 4 ले बोले कि 20 बटे 12 सही है 20 बटे 6 भी और 30 बटा कितना ठीक है 10 बटा 2 मैंने 20 बटे 4 20 बटे हुआ कि नहीं, वही रेशियो से बांटा हुआ है। मन करते से कर लो 10 को लिखो और कर लो 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 6 अनुपात 1 बटा कर ले मगर में लिखना रहते Q बराबर सी भी Q कांस्टेंट Q मैंने सी बराबर कांस्टेंट सी बराबर तो भी समानुपाती 1 बटा सी बगल में से बांट लो। हो गया